और स्वदेश न्यूज पर एक बार फिर आप देख रहे हैं आखिर किसका है बंगाल। लेकिन नया खेला शुरू हो गया है, कोरोना पर खेला। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीश और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के साथ ही कोरोना का कहर भी बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि अंधाधुंध चुनावी रैलियों और दूसरे चुनावी कार्यक्रमों में उमड़ी भीड़ ने बंगाल में कोरोना को खेला करने का मौका दिया है। हालांकि अब आग लगने के बाद कुआं खोदने की तर्ज पर अब सभी राजनीतिक पार्टियां ने अपनी रैलियों पर रोक लगा दी है या सीमित कर दी है। लेकिन सवाल तो उठेगा है कि जान की कीमत पर सियासत क्यों भारी पड़ी? क्या बंगाल में वर्चुअल रैलियां नहीं हो सकती थी? देश के दूसरे हिस्से की तरह यहाँ लॉकडाउन नहीं लग सकता था? देश में हमारे राजनेताओं का ये कहना कि बड़ा खतरा है, घर से बाहर ना निकलो, और बंगाल में भीड़ के जुटने पर प्रशंसा करना, तालियां बटवाना, क्या दोहरा चरित्र नहीं था? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब पर हम आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा में जानेंगे और कोशिश भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि इस मसले पर अब कोरोना के कहर का ठिकरा एक दूसरे के सिर पटका जाने लगा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाली नहीं, देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से शुरू हुई है। ममता ने कहा कि समय पर पीएम ने इस पर एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से आज देश में लोग परेशान हैं। हालांकि ममता अपनी भूमिका से बचती नजर आई और बोली कि बंगाल में अभी लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी के हर मीटिंग में शामिल हुई, लेकिन किसी भी मीटिंग में कोरोना से निपटने के लिए एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने पीएम मोदी पर बंगाल को जरूरत के मेडिसिन और कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन भी नहीं देने का आरोप लगाया। आइए आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी ने कोरोना को लेकर क्या कुछ आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए। কোভিড হয়েছে না হয়েছে কি করে জানবো? কোভিড নিয়ে সব চলে আসছে, কোনো আরটিপিসিআর টেস্ট করছে না। আর পিএম বললে তো স্টেট গভর্নমেন্ট টেস্ট করবে না, এসপিজি বললে টেস্ট করবে না, সিআরপিএফ বললে টেস্ট করবে না। বেচারা তারাও তো আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। দিল্লি থেকে যে কেন্দ্রীয় সরকারের কেন্দ্রীয় ধরুন বাহিনী আসছে, তাদেরও অনেকের কোভিড হয়ে যাচ্ছে, কারণ দিল্লিতে কোভিড বাড়ছে, মহারাষ্ট্রে কোভিড বাড়ছে, রাজস্থানে কোভিড বাড়ছে, উত্তরপ্রদেশে কোভিড বাড়ছে। আর তারা যারা এখানে ইলেকশনে ডিউটি করতে আসছে তাদেরও তো কোভিড হচ্ছে, এবং তারা তো কোভিড নিয়ে অনেকে আসছে। তাদের সবার কি, যারা প্রাইম মিনিস্টারের প্যান্ডেল বাঁধে তাদের সবার কি আরটিপিসিআর করা হয়? কোভিডে করা হয় না। কত লোক প্লেনে আসছে, কত লোক ট্রেনে আসছে, কত লোক বাই কারে চলে আসছে, প্রত্যেকের কি কোভিড টেস্ট হচ্ছে? হচ্ছে না। আমি মনে করি এটা কম্পালসারি হওয়া উচিত। আমি ইলেকশন কমিশনকেও রিকোয়েস্ট করব, যেই আসুক বাইরে থেকে প্রত্যেকের কোভিড টেস্ট করে সার্টিফিকেট নিয়ে তবে তারা যেন বাংলায় ঢোকে, তার আগে যেন কোভিড হয়েছে না। जबकि इससे पहले पीएम मोदी कोरोना को लेकर ममता बनर्जी को घेरते रहे हैं। पिछले दिनों आसनसोल की रैली में ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि दीदी केंद्र के साथ मीटिंग में शामिल नहीं होती है, इसलिए बंगाल में कोरोना को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। वहीं उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी पार्टी ने राहुल गांधी की चुनावी रैली को कैंसिल करने के बाद ये आरोप लगाया कि सिर्फ हार का डर है, इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी तमाम रैलियां रद्द की है। कोरोना का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। खैर, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बात बंगाल में कोरोना के कहर की करे तो यहाँ चुनावी रैलियों के कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले ही 24 घंटे में 8,419 नए मामले आए तो 28 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 6,59,927 हो गई। राज्य में इस बीमारी से अब तक 10,568 लोग जान गंवा चुके हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही कि तमाम पार्टियां रैलियों में व्यस्त है, लेकिन लोगों की जान जारी है। राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैली को कैंसिल किया। उसके बाद ममता बनर्जी ने भी अपने प्रचार पर रोक लगाई और आज बीजेपी ने भी, नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि अब रैलियों में सिर्फ 500 लोगों की ही संख्या होगी। लेकिन आखिर रैलियां क्यों, जब शादी समारोह में, तमाम बड़े आयोजनों में 20 लोगों पर भी रोक लगा दी है सरकार ने, तो फिर रैलियों में 500 लोगों की भीड़ क्यों? आज का बहस हम इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे सत्येंद्र जैन है और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पंकज शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले सवाल मैं सत्येंद्र जैन जी से करना चाहूंगी। सत्येंद्र जी, कोरोना का प्रकोप काफी बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, लेकिन बात यदि पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में रैलियां थमने का नाम नहीं ले रही है। तमाम आयोजनों पर रोक लगा दी है। शादी समारोह की यदि बात करें तो 20 लोगों को भी अनुमति नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि 500 लोग उनकी रैलियों में शामिल होंगे। तो इतना बड़ा खतरा, वो भी जनता की जान से, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए बगीचा जी, मैं आपके दर्शकों को बता देता हूं कि ये जो जैसे अभी बात आ रही है, तो इसमें इस कोई सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जितने भी दल इस बंगाल के चुनाव को लड़ रहे हैं वह संविधान के अनुसार ही है। और आप हमारे संविधान में ही, जब हमारा संविधान बना था, उसमें कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं किया गया था, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग ने जब बंगाल में चुनाव कराने का निर्णय लिया था, उस समय पर जो देश में कोरोना की स्थिति थी वो संतुलन में थी, उस समय कंट्रोल्ड थी, और उस आधार पर उन्होंने उसको निर्णय लिया। ये पूर्णतः चुनाव आयोग का ही निर्णय है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जो स्पीड ब्रेकर दीदी हैं, जिन्होंने विकास को अवरुद्ध कर दिया है, उनको संविधान का भी ज्ञान नहीं है। ऐसा बड़ा दुख होता है, बड़ा हास्यास्पद लगता है उनका ये बयान। कम से कम उनको ये तो सोचना चाहिए कि उनको संविधान की इतने संवैधानिक पद पर बैठी हुई सुशोभित करती हैं एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते, लेकिन वो किस तरीके से ऐसे आरोप लगाती हैं। तो ये मुझे लगता है उनकी पूरी की पूरी विफलता और उनको आ रहा है कि आसन्न पराजय उनको नजर आती है किसी कारण से। क्योंकि ये संविधान के अंदर जब हमारा संविधान बना था, उसमें देखिए यह ऐसी कोई परिस्थिति का आकलन नहीं किया गया, ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था उसमें नहीं दी गई है कि किसी राज्य में या देश में कभी भी अगर लेकिन सत्येंद्र जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी मैं। एक तरफ पूरा देश, पूरी पार्टी ये अपील कर रही है कि घर में रहें, लेकिन बंगाल में कह रही है, जनता को देखकर तालियां बजा रही है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने अपनी रैली कैंसिल कर दी क्योंकि बंगाल में कोरोना बहुत बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया वहां की जनता के लिए। ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया है कि पहले बंगाल में इतना कोरोना नहीं था, लेकिन ये जब से बीजेपी पार्टी रैलियां करने आई है तब से ये कोरोना फैला है। देखिए बागीशा जी, ममता बनर्जी की बात को तो बिल्कुल आप समझिए, वैज्ञानिकता उसमें कुछ भी नहीं रहती है। सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने का उनका आधार रहता है, राजनीतिक हित साधने का आधार रहता है, और जनता भी समझ चुकी है जिस तरीके से वो बयानबाजी करती है। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया, इसी प्रकार से वो कहने लगी कि हमारे बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और मोदी जी दूसरी जगह पर सभा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले का एक प्रश्न था, बताइए एक बंगाल का मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, और किसी भी, ये पहली बार नहीं हो रहा था, तो अनेक राज्यों में कई चरणों में चुनाव हुए हैं, और जिस जगह पर जहां चुनाव हो रहे हैं उस क्षेत्र में कोई रैली नहीं होती है। जिस दिन मतदान मतदान हो रहा होता है दूसरी जगह होता था। इस तरीके से उनको भी पता है, लेकिन इतनी मूर्खतापूर्ण बयान देना, इससे बंगाल की जनता भी ये जानती है कि ममता बनर्जी जी जो है अपनी हार मान चुकी हैं, उनको अपनी पराजय दिख रही है। उनके रणनीतिकार स्वयं कह रहे हैं कि मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी का अभूतपूर्व कांग्रेस ने भी कर दी अपनी रैली कैंसिल, आपको बताना चाहूंगी सत्येंद्र जी। हाँ, अब जो है अभी उन्होंने की हुई है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कोरोना देखिए वैश्विक महामारी है, पेंडेमिक है। हम इसमें जितना कम से कम एक्सपोजर हो, हम देश की जनता को, बंगाल की जनता को बचा सकें, तब हम अपनी उपलब्धि समझेंगे। क्योंकि ये जो महामारी है, यह महामारी कांग्रेस, भाजपा या तृणमूल, किसी को, या अमीर या गरीब, किसी को ये नहीं भेद करती है। वह सभी को एक जैसा ही उसमें उसके विभीषिका में जल जाते हैं जब आते हैं हम अगर उसकी चपेट में। तो कोरोना को हम सभी को सीरियसली लेना चाहिए। और क्योंकि देखिए चुनाव आयोग ने बैठक अभी बुलाई थी, 1-2 दिन पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाई, और जिसमें कि 5 चरणों का मतदान हो चुका था। अब आने वाले 22 तारीख को, डे आफ्टर टुमारो, वहां पर 6वें चरण का चुनाव होना, और मात्र 2 चरण बचे हुए हैं बंगाल में। चलिए पंकज जी से मैं पंकज जी के पास जाऊंगी। पंकज जी, क्या कुछ कहेंगे आप? ममता दीदी का कहना है कि बंगाल में इतना कोरोना था ही नहीं, लेकिन जब से मोदी आए हैं, जब से बीजेपी की पार्टी आई है, तब से कोरोना फैला है। क्या आपको भी यही लगता है? क्योंकि राहुल गांधी ने तो पश्चिम बंगाल की हालात को देखकर अपनी रैलियां, तमाम जो रैलियां थी उसको कैंसिल कर दिया है।
देखिए, ऐसा है कि कोरोना की जो सेकंड लहर आई तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में नहीं है, पूरे देश में चली। मैं मानता हूँ चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा पूर्व में कर ली होगी। मैं ये भी मानता हूँ कि चुनाव प्लान हुआ होगा, चुनाव की शुरुआत हुई होगी, लेकिन इस चुनाव को सांकेतिक रूप से, जिस तरह मोदी जी ने लिखा है कि सांकेतिक रूप से कुंभ का समापन होना चाहिए, उस चुनाव को भी सांकेतिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे। वर्चुअल रैलियां कर लेते, छोटी छोटी इतनी बड़ी, अपने आप को इतनी बड़ी टीम के एक इतने बड़े दल के रूप में वो दर्शाते हैं, तो अपने दल के लोगों को घरों में कैनवासिंग करने के लिए भेज देते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते, लोगों को साथ में प्रेरित करते कि आप भी स्वयं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। पर दुर्भाग्य, इनको तो सत्ता की लालसा थी, इनको तो बंगाल की सत्ता इतनी प्रिय थी सिराजुद्दौला की तरह कि बाकी पूरा जलता हुआ देश इनको कहीं दिखाई नहीं दिया। पूरा देश जल रहा था, लेकिन ये अंग्रेजों के माफिक सिर्फ बंगाल पे पहले कब्जा करने का विचार कर रहे थे। हमारे यहाँ के इतने लोगों ने इतनी शिद्दत से, इतनी हिम्मत से और इतने सकारात्मक सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया था कि वो आने वाले समय में देश की सूचना, सुरक्षा, सेवा और रोजगार और युवा और देश के लोगों का सभी का पूर्ण रूपेण तंत्र को परिवर्तित कर देंगे। तो बहुत बढ़िया तंत्र परिवर्तित करा इन्होंने। अस्पतालों की व्यवस्थाएं चरमराई हुई, ऑक्सीजन की व्यवस्था चरमराई हुई, भ्रष्टाचार चरम पर, रेमडेसिविर की अनुपलब्धता, लोगों को तड़पते हुए शमशानों में टोकन लेते हुए, लकड़ियों के लिए पैसे लगा के लकड़ियां लाके चिताएं जलाते हुए, कितनी अव्यवस्थाएं इस देश में इन 15 दिनों में देखी। इसका एहसास आप स्वयं भी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि समाचार पत्र जो दिखा रहे हैं वो एक तरफा ही दिखा रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तत्काल प्रभाव से बंगाल की स्थिति और चुनाव को छोड़कर इन सभी राज्यों में अपने आप को फोकस करना चाहिए। ट्रेनों के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने चाहिए, डॉक्टरों की, नर्सों की, बेड की, अस्पताल की, क्वारंटाइन करने वाले लोगों की सबकी संख्या बढ़ानी चाहिए। ये सब व्यवस्थाएं देखनी थी, न कि बंगाल जी। सत्येंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? पंकज जी का कहना है कि यहाँ लोगों की मौतें हो रही है, लेकिन बीजेपी को सत्ता पक्ष वहाँ का लालच है बंगाल का, बंगाल पे उन्हें कब्जा करना है, इसलिए रैलियां कर रहे हैं। स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इन्हें बंगाल चाहिए। नहीं बागीशा जी, ये बड़ी ऐसा ये बचकाना बयान मुझे लगता है गैर जिम्मेदारी वाला, क्योंकि चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है और वहां पर सारे दल, भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं, सभी दलों ने वहां पर अपनी बड़ी मेहनत की हुई है। कांग्रेस ने भी देखिए, जिस लेफ्ट से इनको परहेज होता है, वो उस लेफ्ट से भी जिससे इनका तलाक हो जाता है, 333 तलाक हो जाता है, उसी लेफ्ट से, उसी कम्युनिस्ट पार्टी से बंगाल में जाकर के इन्होंने निकाह किया हुआ है। केरल में इनका तलाक है। मैं वही कह रहा हूं, तो कांग्रेस भी बहुत वहां पर मेहनत कर रही है। उन्होंने फुरफुरा शरीफ, जो कि जो एक सांप्रदायिक दल है, जो सिर्फ एक संप्रदाय के हित की बात करना चाहता है, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करना चाहता है, उनके साथ तक समझौता कर लिया है। और तो ऐसे कांग्रेस ने भी वहां पे बहुत मेहनत कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कांग्रेस की वहां पर जमीन गायब हो चुकी है। और बंगाल की जनता को तो ये चुनाव आयोग का पूर्णतः निर्णय है, और जब कहीं पे भी कोई चुनाव होता है तो ये राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है। लेकिन सत्येंद्र जी, सवाल इतना सा है कि जब तमाम पार्टियों ने, टीएमसी ने, कांग्रेस ने रैलियां रद्द कर दी, अपनी कैंसिल कर दी है, तो फिर बीजेपी को रैलियां क्यों करनी है? 500 लोगों को शामिल क्यों करना है? ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जनता की फिक्र नहीं है, सिर्फ सत्ता की फिक्र है। नहीं, ऐसा देखिए, अब देखिए, जिसको ऐसा नहीं है वहां पे, चाहे सभी दलों ने कराया, सभी दल रैली कर रहे थे। आज ही मैंने एक देखिए धमकी भरा, उनका जो तृणमूल कांग्रेस के मंत्री हैं, मतलब बंगाल सरकार के मंत्री हैं, वो पूर्व में मेयर रह चुके हैं कलकत्ते के, वो धमकाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को मारो, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इस तरीके से वो, और उनके साथ में भीड़ लगी हुई थी अपने कार्यकर्ताओं की। तो कोई भी दल जो है नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी रैलियां तक कैंसिल कर दी हैं। आपको याद होगा, मोदी जी ने अपनी सभाएं आगे की आने वाली कैंसिल कर दी हैं, और 500 की जो आपको बताया, यह इसी के ही चुनाव आयोग के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने एडवाइस किया, तो उसको मानते हुए अक्षरशः उनका पालन किया जा रहा है। अब चूंकि अब हो चुका है, चुनाव आयोग भी इस चुनाव को बीच में कैंसिल तो कर नहीं सकता है। अब क्योंकि 6 चरणों का चुनाव होने वाला है, 2 और 8 चरणों में चुनाव होना है, तो बस थोड़ी सी दिन की बात है। और आप देखिए, अगर इतना कोरोना फैल रहा होता जैसे अपन बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में तो कोई चुनाव नहीं है, वहां पे क्यों 70 हजार पर डे मरीज आ रहे हैं, कोरोना के केसेज आ रहे हैं। इसी प्रकार से दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है, वहां 30 हजार प्रतिदिन आ रहे हैं। और जबकि जहां जहां जैसे कि तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ,
और बंगाल हुआ, पौंडीचेरी हुआ, इन जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर अभी भी जो केसेस हैं आप देखिए कितने आ रहे हैं, 6,000, 7,000, 4,000, 5,000, बंगाल में 6-7 केसेस आ रहे हैं। तो मैं ये तो वो 6-7 केसेस आ रहे हैं, उनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि और कम हो और हम सभी लोग हम भारत के लोग अपने भारत से कोरोना को भगाएं और विश्व को कोरोना से बचाने के लिए हम अपनी आहुति डालें। हम लोग तो उसी को चाहते हैं और उसी के कारण हमने वैक्सीन बना के दे भी दी और दुनिया भर में जा रही है, हमारे यहाँ भी लग रही। तो मैं कहता हूँ इसमें हमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं आना चाहिए। कोरोना एक वैश्विक महामारी है। अगर सोचिए हम अगर ये घोटाले नहीं करते, 2G 3G जीजाजी घोटाले नहीं करते, 4G घोटाले नहीं करते, 1947 में देश आजाद हुआ था, तब से ही अगर हम इस तरीके से अपना स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते, स्वास्थ्य की संरचनाएं बना लेते, तो जिस तरीके से आज हम जिस मेहनत कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उस मेहनत को हमें पहले ही मिलती तो आज ऐसी स्थिति में जो वैश्विक महामारी आई हुई है उसमें हमें बड़ी राहत मिल जाती। तो आपका ये कहना है कि इतने जो सरकार अभी तक थी कांग्रेस की, उसने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया? अब खुद राहुल गांधी जी कहते थे 20 साल में, मैं बोल रहा हूँ, आरोप लगाता हूँ कि राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। इन्होंने कहा जब हमारे देश के वैज्ञानिक तो मोदी जी ने PM केयर्स फंड से सहायता दी और बोला कि वैक्सीन बनाएंगे, तो इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने, उन सब ने विरोध किया और बोले भारत के वैज्ञानिक अगले 20 साल में भी कोरोना की वैक्सीन नहीं बना पाएंगे। इस तरीके के तो गैर जिम्मेदाराना बयान देते थे ये लोग। और आज देखिए कम से कम 6-7 वैक्सीन हमारे स्वदेशी भारत। पंकज जी जवाब दीजिए, इनका कहना है कि कांग्रेस ने वैज्ञानिक पर भी सवाल उठाया, वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठाया, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए मैं इनकी सोच को 100 बार सलाम करता हूं, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कुंठित होकर बात कर रहे हैं। राहुल जी ने कभी भी, राहुल जी क्या देश के किसी भी नेता ने, भले वो कांग्रेस का हो, भले वो वाम मोर्चे का हो, भले वो आम आदमी पार्टी का हो, कभी भी कोई भी नेता देश के वैज्ञानिकों के ऊपर कभी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। वो उनकी योग्यता पर, उनकी काबिलियत पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन जरा वो बोलने दो भाई साहब, भाजपा की ट्रेन में बताओ, उनको बोलने दो। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था कि नहीं, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था, तो मेरा पक्ष करो, मैं इनको म्यूट कीजिए अगर आपको पक्ष करना हो। सत्येंद्र जी आपकी बात भी आऊंगी मैं, पंकज जी आप कहिए सत्येंद्र जी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, आपको भी अभी बोलने का मौका दिया, पंकज जी को देते। पंकज जी कहिए। मेरा ये कहना है कि वर्तमान परिवेश में जो स्थिति बनी हुई है, पश्चिम बंगाल के अंदर जो ये आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े टेस्टिंग पर निर्भर है मेरे बंधु। अगर टेस्टिंग अगर अपन बढ़ाते चले जाएंगे तो हमें अपने आप पॉजिटिव लोग दिखना शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा निर्णय लिया आदरणीय राहुल गांधी जी ने कि मैं रैलियां नहीं करूंगा, क्योंकि कारण ये था कि अगर आप 500 की भी रैली कर रहे हैं तो ये तो कम्युनिटी स्प्रिट है, ये तो बढ़ रहा है। हमें इस तरह की कम्युनिटी स्प्रिट को रोकने के लिए वर्चुअल रैलियां करना पड़ेगी, डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा। और वैसे भी मेरे हिसाब से मैंने आज से तकरीबन 15 दिन पहले भी ये बात कही थी और आज भी ये बात कह रहा हूँ कि वर्तमान परिवेश में जो भी नेता है वो चाहे कितना भी प्रयास कर लें, मतदाता का मन, पार्टी के कार्य करने की क्षमताओं और प्रत्याशी की योग्यता और प्रत्याशी के चरित्र पर निर्भर करता है। मतदाता अपना मन 90% बना लेता है, वो तो इन तरह की रैलियों में सिवाय मनोरंजन। लेकिन पंकज जी बीजेपी का तो ये कहना है कि राहुल गांधी ने अपनी रैलियां इसलिए कैंसिल की क्योंकि हार का डर है। उन्हें पता है कि बंगाल में तो उनका नामो निशान है ही नहीं, टीएमसी और बीजेपी के बीच चुनाव है। ये अपना भ्रम है। आप स्वयं रिजल्ट देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी सीटें लेकर के आएंगी, कई जगह कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी होंगे। मैडम मेरा आपसे निवेदन है कि इतनी पुरानी पार्टी है, देश पे इतने समय तक सत्ता में काबिज रही है, तो क्या उसका आधार क्या यूं ही खत्म हो जाएगा? हर गली हर मोहल्ले में देश के अंदर एक घर कांग्रेस का निकल ही जाता है, 2 घर कांग्रेस के आज की स्थिति में भी निकल ही जाते हैं। तो ये तो कोई विषय की बात ही ना हुई। ये अपने अहम और अपने दम्भ में इस तरह की बात कर रहे हैं। कांग्रेस आज भी बंगाल में फाइट पे है, भले सीटें कम आएंगी पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहेगी, सम्मानजनक रहेगी, हमें इसका पूरा विश्वास है। चलिए सत्येंद्र जी आप कुछ कह रहे थे, कहिए अब क्या कह रहे हैं आप? देखिए बागीशा जी मैं बता दूं, मैं पंकज जी हमारे मित्र हैं और बड़े अच्छे तरीके से बात रखते हैं, लेकिन मैं बता दूं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जो है हमेशा तोड़ने वाली बात करती है। कभी भी विपत्ति के समय में भी इन्होंने जो वैश्विक आपदा आई उसमें भी इन्होंने मजाक उड़ाया और वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया, ऐसे सैनिकों की सवारी के ऊपर भी कई बार प्रश्न चिन्ह लगाए। मैं बता दूं जहां तक बात बंगाल की कर रहे हैं तो बंगाल में देखिए लोकसभा में 1 सीट भी नहीं है कांग्रेस की। वहां पर जिस तरीके से 2 बार लोकसभा में कांग्रेस जो है विपक्ष का नेता विपक्ष नहीं चुन पाती है, 10% उनके सांसद नहीं आ पाते हैं जितने संसद की सीटें हैं।
किंतु नेता विपक्ष तक नहीं मिल पाता है। कांग्रेस पता नहीं क्यों अपने अंतर मन में नहीं झांकती है और एक ही मंत्र पढ़ती है कि तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधुश्च जीजाजी भगनी, तुम्हें सर्वम मम देव देवागर। ये छोड़ करके कांग्रेस अगर अपना आंतरिक अवलोकन कर लेती तो G23 जैसे अभी गुरु पाया है, अभी मध्य प्रदेश के अंदर मानक अग्रवाल जी और जिस तरीके से जो हुआ है, उमंग सिंघार और दिग्विजय सिंह जी का जो लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, ऐसा द्वंद्व पूरे देश के अंदर होता रहता है, तो वो अगर उस पर संतुलन पा लेती तो कांग्रेस आज निश्चित ही अच्छी स्थिति में होती। लेकिन कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास रखती है। और आप देखिए कांग्रेस की नीति कितनी अच्छी है या कितनी भ्रष्ट है। आप देखिए केरल में ये अलग अलग लड़ते हैं वाम दलों के साथ में, इनका कोई समझौता नहीं, लेकिन वहां पर तलाक कर लेते हैं, ट्रिपल तलाक जैसा। हमने तो ट्रिपल तलाक ही हटा दिया हमारी सरकार में। और बंगाल के अंदर उसी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में इनका समझौता हो जाता है। ये पता नहीं किस विचारधारा को लेकर के चलते हैं कि संसद में जाके एक हो जाओ या कैसे इस तरीके से वहां पर अलग लड़ते हैं। और वहां तो कांग्रेस की तो देखिए बुरी हालत है। हाँ, मैं मानता हूं कि तृणमूल कांग्रेस की जरूर वहां पर जमीन खिसक गई है और कम्युनिस्ट पार्टी को भी समझ में आ गया है और उनके कार्यकर्ताओं को भी समझ में आया है। तो मैं बता दूं कि एक अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। टीएमसी के जो मुख्य रणनीतिकार हैं उन्होंने स्वयं ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है बंगाल के अंदर। तो ये हमें बंगाल की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और हम लोग यही काम करते हैं। हम कोई राजनीति एक सेवा का माध्यम है। तो ये आया है कि लोकतंत्र का महाकुंभ कहलाता है चुनाव, तो उस चुनाव को हम लड़ करके हम उसमें आहुति डाल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री चलिए पंकज जी क्या कुछ कहेंगे? इनका कहना है कि कांग्रेस अगर अपनी पार्टी को देख लेती तो निश्चित तौर पर उनकी स्थिति अच्छी होती, लेकिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है कांग्रेस। हम देख रहे हैं कि केरल में वामपंथियों के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन बंगाल में उन्हीं के साथ चाय की चुस्की ले रही है। ये कैसी राजनीति है, ये कह रहे हैं सत्येंद्र जी? देखिए इन्होंने शुरुआत मध्य प्रदेश से की, तो मैं जवाब भी इनको मध्य प्रदेश से ही देना चाहूंगा। इन्होंने उमंग सिंघार जी का नाम लिया, इन्होंने मानक अग्रवाल जी का नाम लिया। यकीन इनके दिल में बहुत दर्द और बहुत दुख है और मुझे आश्चर्य होता है कि इनके जैसा निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कांग्रेस के लिए कितना हित सोचता है। मतलब इनके दिल में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस है और ये कांग्रेस के प्रति आज भी कहीं ना कहीं आगंतुक होना चाहते हैं। तो आ जाइए सत्येंद्र की बाहें खोल के दिल खोल के आपका हमारे कांग्रेस का स्वागत करते हैं। हमारी जो त्रुटियां होंगी वो आप हमारे साथ बैठ के हमको दिखाइएगा, उसमें जरा ज्यादा आनंद आएगा। क्योंकि आपके जैसे शुभचिंतक अगर सामने खेल में खड़े होकर अगर हमको यूँ चुप चुप के समझाएंगे, इसकी वजह अगर साथ आके हमको समझाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे की बात कर ले। और हमारा तो जीवन और मरण ही मेरा भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है। मेरा कण जीवन का भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है। मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि चुनाव की स्ट्रेटेजी चुनाव की रहती है। स्वयं आपने भी शिवसेना के साथ कई मौकों पे चुनाव लड़ा। आज शिवसेना आपके सम्मुख खड़ी है, केंद्र में शिवसेना आपके साथ थी, आज शिवसेना आपके खिलाफ खड़ी है। तभी आप अकाली दल को छोड़ देते हो, तभी आप किसान मोर्चे को छोड़ देते हो। ऐसा कई जगह हुआ है। लेकिन मेरी बात का आपने सत्येंद्र जी आदरणीय सत्येंद्र जी मेरी बात सुनिए। आप बोलेंगे तो मेरी बात ही नहीं सुन पाएंगे और नहीं सुन पाएंगे तो आप जवाब क्या देंगे? मेरा ये कहना है कि राजनीतिक अभिप्सा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने उसूलों को ताक पर रख देती है, कांग्रेस कभी भी इस तरीके की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस ने हमेशा से सिद्धांतों की राजनीति करी है। चलिए समय बहुत कम है पंकज जी। सत्येंद्र जी आखिरी सवाल सिर्फ 5-5 सेकंड में आप दोनों को दूंगी। सत्येंद्र जी आपके पास पहले आऊंगी। समाधान क्या है? रैलियां बंद होनी चाहिए, वर्चुअल रैली होनी चाहिए, क्योंकि जनता की जान बचाना बहुत जरूरी है, ना कि रैली करना। 5 सेकंड है आपके पास, फिर पंकज जी के पास आऊंगी। देखिए वागीशा जी, रैली के लिए तो जिस तरीके से जो जितना कम से कम होगा एक्सपोजर हो, क्योंकि अभी हमारा मतदाता जो है, हमारी बंगाल की जनता हो या देश की जनता हो, इतनी टेक्नो सेवी नहीं हुई है कि उसको पूरी ऑनलाइन रैली उसको हम बता दें तो वो समझ जाए। उससे जनता से डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा और यही हमने अभी यही रणनीति हमारी पार्टी की बनी हुई है कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे पंकज जी कह रहे थे भाजपा की नीति नहीं, हम तो हमेशा से नीति लेके चले थे कि कश्मीर में 370 हटाएंगे। समाधान क्या है सत्येंद्र जी? समाधान बड़े ही कम शब्दों में समाधान बताइए। अब आरोप मत लगाइए, समय बहुत कम है। हाँ बताइए समाधान क्या है? बड़े ही कम शब्दों में बताइए, समाधान क्या है? समाधान तो मैडम चुनाव अभी यही है कि चुनाव के बाकी के चरण हैं, उनको हम इसी तरीके से चलाएं, कम से कम करें और डोर टू डोर कैंपेन कर लें और ज्यादा बड़ी बड़ी रैली ना करें। सभी दल इस तरीके से काम करें
और जो है कुछ समय जो बचा है 8-10 दिन का समय है, उसमें चुनाव की इस महाकुंभ को संपन्न करें, क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से बहुत बड़ा आवश्यक अंग है। कोई किसी बिल्कुल, अभी जनता की जान बचाना गलती ज्यादा नहीं। जरूरी है, ना कि रैली। पंकज जी, आपके पास आऊंगी, समय बहुत कम है, समाधान क्या है? समाधान सिर्फ यह है कि जितने भी नेता हैं इनको अपनी वर्चुअल रैली करना चाहिए, अपने इंटरनेट के माध्यम से जो लोग इनको सुनना चाहते हैं उनको सुनाएं, उनको अपनी जो भी ज्ञान है, जो भी अपना जी। विजन है वो देना शुरू कर दें। अन्यथा और कोई तरीका नहीं है। अगर भीड़ आप इकट्ठी करेंगे तो ये महामारी का रूप लेगी। और याद रखिए, बंगाल में आज की स्थिति में औसत और गरीब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो इस बीमारी को नहीं झेल पाएंगे। बिल्कुल तो मेरा पंकज जी, निवेदन है समय सभी बहुत नेताओं कम है। मैं आप दोनों ही मेहमानों को ये धन्यवाद करना चाहूंगी। तो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, अब कोरोना को लेकर एक नया खेला पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने अपने प्रचार पर रोक लगा दी है, राहुल गांधी ने भी अपनी तमाम रैलियां रद्द कर दी है। लेकिन बीजेपी रैलियां तो करेगी, लेकिन 500 लोग ही उसमें शामिल हो पाएंगे। लेकिन 500 लोगों के बाद भी क्या कोरोना को बचाया जा सकता है? क्या पश्चिम बंगाल की जनता को बचाया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि रैली जरूरी है या फिर जिंदगी। एक और तमाम अपीलें सरकारें करती है, लेकिन दूसरी और रैलियां। अब जनता की जान बचाना काफी जरूरी है और निश्चित तौर पर यह निर्णय चुनाव आयोग को लेना चाहिए कि अब सिर्फ वर्चुअल रैलियां ही हो पश्चिम बंगाल में, ताकि पश्चिम बंगाल की जनता कोरोना से बच सके। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में कौन होगा मुख्यमंत्री, ये 2 मई को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।